वेलकम करता हूँ फिर से सभी को और एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस क्या है? देखो, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, ओके। कैसा प्रोसेस? जहाँ पर दो सब्सटेंस एक साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिएक्शन, ठीक है। लेकिन केमिकल इक्वेशन एक प्रोसेस नहीं है। केमिकल इक्वेशन एक प्रोसेस नहीं है। मुझे बताओ इक्वेशन क्या है? तो आप बोलोगे भाई मैथमेटिक्स में पढ़ा था इक्वेशन मतलब जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होता है, ओके। कुछ ऐसा ही समझ लो भाई, केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही है। केमिकल इक्वेशन भी, केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है एक मेथड, एक तरीका, ठीक है। कैसा तरीका? क्या करने का तरीका? ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूली ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट इज़ नोन एज केमिकल इक्वेशन। क्या समझे? केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अभी रिप्रेजेंट करें कैसे? सिंबल्स और फार्मूला का यूज़ करके। फार्मूली मतलब क्या? प्लूरल ऑफ फार्मूला, ठीक है, फार्मूली, ओके। मतलब फार्मूली और सिंबल्स का यूज़ करके हम जब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, उस मेथड को, उस तरीके को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। और इसीलिए सिंबल और फार्मूला आपको सीख के रखना पड़ेगा। सपोज मैंने बोला कार्बन मोनोक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोक्साइड क्या बोल रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हाँ, कार्बन मोनोक्साइड भी हो सकता है। कार्बन मोनोक्साइड का सिंबल क्या है या फिर फॉर्मूला क्या है? सिंबल नहीं बोलूँगा, सिंबल तब बोलूँगा जब एलिमेंट होगा। क्या बोला मैंने? सिंबल तब बोलूँगा जब एक एलिमेंट होगा, तब हम सिंबल बोलेंगे। लेकिन एक कंपाउंड हुआ या फिर एक मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है, एक कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल हुआ, तो हम केमिकल फॉर्म्यूली बोलेंगे, ठीक है। फॉर्म्यूली, फॉर्म्यूली या फिर फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड, नॉट सिंबल ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। सिंबल मतलब सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट के वक्त ही यूज़ होता है सिंबल वर्ड, और फॉर्मूला वर्ड केमिकल कंपाउंड के बारे में यूज़ होता है। केमिकल कंपाउंड जब यूज़ होता है तब होता है, ठीक है। तो केमिकल कंपाउंड का जो फॉर्मूला है, जो कि है कार्बन मोनोक्साइड, तो कार्बन मोनोक्साइड को जब हम सिंबॉलिक तरीके से एक्सप्रेस करेंगे लाइक दिस, सपोज कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन है जहाँ पर हमने क्या किया? हमने केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक तरीके से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ये कार्बन है, कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इतना बड़ा भाई करके लिखने का क्या ज़रूरत है? शॉर्टकट में लिख देंगे C+O2 इक्वल CO2, टाइम भी बचेगा, स्पेस भी बचेगा और एनर्जी भी कम खर्च होगा हमारा, ठीक है ना। इसीलिए केमिकल इक्वेशंस को लाया गया है केमिस्ट्री में, टाइम बचाने के लिए। मेन काम है इसका टाइम बचाना और जगह बचाना, ठीक है। अगर कुछ ऐसा रिएक्शन हो कि भाई लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, इतना बड़ा क्या अगर आप लिखोगे वर्ड्स में तो क्या लिखोगे? लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो इतना बड़ा वर्ड, इतना बड़ा सेंटेंस है ये, तो इसे लिखने में बहुत टाइम लगेगा आपको, बहुत टाइम लगेगा, स्पेस जगह भी लगेगी आपको, और एनर्जी भी आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा सेंटेंस है। इसको आप छोटे से देखो, सिंबॉलिक तरीके से इधर छोटे से लिख दिया हमने, एकदम एकदम ईजिली लिख लिया, ठीक है ना। तो इस मेथड को, जिस मेथड से हम एक केमिकल रिएक्शन जो हुआ, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन हुआ है उसको हम सिंबॉलिक तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे? सिंबॉलिक तरीके से, सिंबल या फिर फार्मूला का यूज़ करके जब रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उस मेथड, उस तरीके को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। अभी केमिकल इक्वेशन जैसे कि देखो यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट
सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। देखो भाई कितना बड़ा सेंटेंस है, बहुत बड़ा सेंटेंस है। जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। कितना बड़ा सेंटेंस है। इसको देखो कि छोटे से एकदम एक लाइन में हमने लिख लिया। देखो Zn प्लस H2SO4 डाइल्यूट, डाइल मतलब डाइल्यूट, गिव्स एरो लेकर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस H2। देखा कितने ईजिली हमने इसको लिख लिया, एकदम ईजिली लिख लिया। जिंक के साथ S लिखो मतलब सॉलिड, और जिंक सल्फेट होगा एक्वस। ठीक, मतलब कितना ईजिली हमने इसको लिख लिया भाई, एकदम एक लाइन में लिख लिया। ओके, एकदम एक लाइन में हमने इसको लिख लिया है। तो ये क्या करता है, ये जगह बचाता है, टाइम बचाता है, और एनर्जी भी बचाता है। ठीक है, ओके। तो ये एडवांटेज है केमिकल इक्वेशन का। तो देख सकते हो इसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन, इस वाले सिंबॉलिक मेथड। ये देखो हमने जो लिखा है। ठीक है, ओके। अभी केमिकल इक्वेशन दो तरीके के होते हैं, क्या क्या, एक बैलेंस्ड और एक है अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है, ये अनबैलेंस्ड है। अभी अनबैलेंस्ड और बैलेंस का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। बैलेंस का मतलब होता है जहाँ पर ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्या बोला, मतलब कि रिएक्टेंट साइड में भी सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे जितने प्रोडक्ट साइड में है। समझ में आया, रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स हैं हर एक एलिमेंट का, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट का, हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स का जितना नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में LHS में, उतना ही राइट हैंड साइड में, मतलब क्या, प्रोडक्ट साइड में भी, प्रोडक्ट साइड के जितने प्रोडक्ट साइड में जो एलिमेंट्स हैं उनका जो एटम्स का नंबर है वो बराबर अगर होता है तो उस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो बैलेंस से आप देख सकते हो, बैलेंस मतलब क्या, दोनों तरफ इक्वल, इसलिए यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS। लेकिन अनबैलेंस में इसका उल्टा होता है, मतलब LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। मतलब रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स में, और राइट हैंड साइड में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है डिफरेंस, जितने नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके जो नंबर्स एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स हैं वो अलग अलग होते हैं। सपोज लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन का एटम है 1 और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन का एटम है 2, तो क्या ये इक्वल हुए, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हुआ, नहीं हुआ, तो ये कहेंगे अनबैलेंस्ड। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन के एक एटम है और राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन के एक एटम है, मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ ना सेम नंबर ऑफ एटम्स है, और इसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक बार देख लो, a balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in the reactants and products। ठीक है, and an unbalanced chemical equation has an unequal number of atoms of different elements in the reactants and products। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स का अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट है और राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट है उनका अगर नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं होता है तो अनबैलेंस, और अगर सेम होता है तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एग्जांपल देख लो यहाँ पर, देखो एग्जांपल यहाँ पर देख लो, Zn प्लस, ओ सॉरी, मैंने अभी आपको बोला था ना कि ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है, ये अनबैलेंस्ड नहीं है, ये बैलेंस्ड है। ओके, मुझे लगा ये और एक रिएक्शन था। ठीक है, सॉरी फॉर डैट। देखो बैलेंस कैसे हुआ, देखो देखो लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, मतलब इस तरफ की साइड के रिएक्टेंट साइड में जिंक एक एलिमेंट है। ओके, मुझे बताओ जिंक के कितने एटम्स है यहाँ पर, पहले गिनना सीखो एटम्स कितने हैं। तो मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड में क्या एटम के साथ कोई नीचे 2 है या 3 है क्या, जिंक ऐसे ऐसे है क्या कि Zn2 या फिर Zn3 लिखा है क्या, नहीं है। तो हमेशा याद रखो, अगर कुछ नहीं लिखा होता है मतलब क्या ओनली 1 एटम है जिंक का, जिंक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक एटम है रिएक्टेंट साइड में। क्योंकि देखो यहाँ पर Zn है, क्या यहाँ पर आपको कोई Zn दिख रहा है क्या, तो बोलोगे अब नहीं, सिर्फ यहाँ पर एक Zn है। तो रिएक्टेंट साइड में जिंक एलिमेंट का एक एटम है। ओके, वेरी नाइस। अभी राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड में मुझे बताओ जिंक के कितने एटम्स हैं। देखो Zn
के बाद 1 है, फिर S1, फिर O4, ठीक है। तो यहाँ पर भी जिंक के एक ही एटम आपको देखने को मिल रहा है। ये मत सोचना कि ये जो 4 है ये जिंक का 4 है, नहीं, ये सिर्फ ऑक्सीजन का 4 है। सल्फर यहाँ पर 1 है, जिंक भी यहाँ पर 1 है। तो जिंक जो एलिमेंट है उसका राइट हैंड साइड में, मतलब प्रोडक्ट साइड में भी कितने एटम्स है? एक एटम है, ठीक है। सिर्फ एक एलिमेंट को चेक करने से नहीं होगा, सारे के सारे एलिमेंट्स के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। समझ में आया? तो आइए दूसरा चेक करते हैं। अभी हाइड्रोजन है यहाँ पे, देखो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड में। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? देखो हाइड्रोजन के साथ 2 है सफिक्स में या फिर सबस्क्रिप्ट में, सफिक्स नहीं बोलूँगा, सबस्क्रिप्ट बोलूँगा। तो देखो यहाँ पर 2 एटम्स है, ठीक है। 2 लिखा मतलब 2 एटम्स है। तो हमने यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स लिखा। अभी राइट हैंड साइड में चेक करते हैं। राइट हैंड साइड में देखो H के साथ कितना एटम्स है? 2 एटम्स है यहाँ पर भी। क्या यहाँ पर और कोई H दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर H के साथ 2 एटम्स है, मतलब क्या यहाँ पर भी रिएक्टेंट साइड में भी 2 एटम्स है, किसके? हाइड्रोजन का। ओके, फिर क्या एलिमेंट है? यहाँ पर सल्फ़र है लेफ्ट हैंड साइड में। तो सल्फ़र के कितने एटम्स है? सिर्फ एक। ये मैं सोच रहा कि सल्फ़र के 4 है या फिर 2 है, नहीं, सल्फ़र का सिर्फ एक होता है यहाँ पर, ठीक है। तो सल्फ़र का सिर्फ एक है, तो रिएक्टेंट साइड में एक एटम। अभी राइट हैंड प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, यहाँ पर भी सल्फ़र एक ही है, एक ही एटम है। तो राइट हैंड साइड में भी एक एटम, मतलब प्रोडक्ट साइड में भी एक एटम। तो दोनों तरफ एक है। ओके नाइस। अच्छा अभी क्या बाकी है? और ऑक्सीजन बाकी है, ठीक है। ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं? देखो 4 लिखा है ऑक्सीजन के साथ, मतलब 4 एटम्स। अच्छा तो 4 लिख दिया हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। फिर यहाँ पर देखो ZnSO4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के साथ 4 ही एटम्स हैं, तो हमने फिर से 4 लिख दिया, क्योंकि और हमें यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन दिख रहा था जिसके 4 एटम्स हैं, तो राइट हैंड साइड में भी 4 एटम्स हैं। तो देखो यहाँ पर भी एक था, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक था, यहाँ पर एक है, यहाँ पर 4 एटम्स है, यहाँ पर 4 एटम्स है। तो देखो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनके रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में भी है, ठीक है। तो क्या ये बैलेंस होगा या अनबैलेंस? तो आप बोलोगे बैलेंस होगा, क्यों? बिकॉज दोनों ही तरफ इसके इस डिफरेंट एलिमेंट्स के सेम नंबर ऑफ एटम्स है। देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, बस, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिलता है तब समझ जाना कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। बैलेंस का मतलब क्या होगा? इक्वल, मतलब दोनों तरफ समान, है ना। बैलेंस मतलब क्या? दोनों तरफ एकदम इक्वल, समान, ओके। इसके बाद अनबैलेंस का एग्जांपल देखते हैं। H2 + O2 gives H2, ठीक है, H2। तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में क्या क्या एलिमेंट्स है? हाइड्रोजन है, ओके। देखते हैं हाइड्रोजन के कितने एटम्स है रिएक्टेंट साइड में। तो देखो हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा है, मतलब कितने एटम्स है हाइड्रोजन के? 2 एटम्स, ओके। रिएक्टेंट साइड में और हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ यही है, और इसमें 2 एटम्स है, ओके नाइस। अभी राइट हैंड साइड में देखते हैं, प्रोडक्ट साइड में देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर 2 लिखा है, मतलब क्या? हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं, ओके। अच्छा तो हाइड्रोजन के तो 2 एटम्स है दोनों तरफ, लेकिन क्या ऑक्सीजन के हैं? चेक करना पड़ेगा। तो देखो ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स हैं, ओके, 2 एटम्स। लेकिन राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन का 2 नहीं लिखा, बस कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या? 1 है। मतलब राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन का 2 एटम है वो सिर्फ एक है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में O2 लिखा है तो 2 एटम्स है, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या अभी रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स है ऑक्सीजन के, क्या वो प्रोडक्ट साइड के साथ सेम है? नहीं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। सो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये कैसा हो गया? ये अनबैलेंस्ड हो गया। हाइड्रोजन का ठीक ठाक है, देखो हाइड्रोजन का 2 एटम्स है, 2 एटम्स है, लेकिन ऑक्सीजन का नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है ना, सारे के सारे एलिमेंट्स के सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए बोथ साइड में, तभी बैलेंस में वो एनलिस्टेड होंगे। क्योंकि अभी दोनों तरफ सब के नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का सेम नहीं है, तो इसलिए ये अनबैलेंस की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी देखो इस चैप्टर में हम बैलेंसिंग सीखेंगे, मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। मतलब मान लेते हैं ये अनबैलेंस है ना, इसको बैलेंस में कैसे कन्वर्ट करें, क्या करें, कैसा स्टेप, मतलब क्या स्टेप हम, क्या इनिशिएटिव लें जिससे कि ये जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड ना रहकर बैलेंस्ड बन जाए, ठीक है ना। ये सीखेंगे आगे जाकर। तो अभी यहाँ पर लिखो एडवांटेजेस क्या है। देखो ये मैंने अपने मन से दिया है
कि एडवांटेजेस क्या है केमिकल इक्वेशंस के। देखो, केमिकल इक्वेशन टाइम बचाता है, जगह बचाता है और एनर्जी बचाता है लिखने का, क्योंकि इतना बड़ा लाइन लिखोगे तो आपका एनर्जी तो वेस्ट होगा ही। इसलिए अच्छा कि एक ही लाइन में सिंबल की मदद से कर लो भाई। देखो देखो, अगर मैं बोलूँ कि कार्बन रिएक्ट्स with oxygen to give कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखो भाई इसको लिखने में बहुत टाइम चला गया हमारा। इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं ऐसे, देखो C+O2 गिव CO2 बस। देखो एक लाइन में 3 सेकंड में आंसर हो गया, 3 या फिर 4 या फिर 5 सेकंड में हो गया, और इसको लिखने में हमें लग गया सपोज 15 सेकंड्स या फिर और भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये टाइम बचाता है। ठीक है, ओके। अभी देखो, बैलेंस करना ज़रूरी क्यों है? मैंने आपको बोला ना कि हम इसको अनबैलेंस से बैलेंस कर देंगे, लेकिन ज़रूरत क्या है ना, इसको अनबैलेंस रखने देते हैं ना। आप क्या है बार बार का हम इसमें अपना एनर्जी वेस्ट करके इसको बैलेंस कर रहे हैं। देखो, बैलेंस करने का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। क्या? टू अबाइड बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एन इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड एज मास ऑफ रिएक्टेंट्स and products will be same only if number of atoms of each element on either side is same। कुछ समझे? समझाता हूँ। आपने क्लास 9 में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में 2 लॉज पढ़े थे। क्या क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा क्या? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो उसमें हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा था। ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमने पढ़ा था। क्या बोला था हमने उसमें? क्या बोला गया था कि रिएक्शन के पहले रिएक्टेंट्स का जो मास है, टोटल मास है, रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास है और प्रोडक्ट्स का जो टोटल मास है, मतलब आफ्टर रिएक्शन सेम रहते हैं। ठीक है, मास कॉन्जर्व रहता है, मतलब क्या? मास सेम रहता है, मास कमता नहीं, मतलब घटता नहीं है या और बढ़ता भी नहीं है। ओके, तो यह ना घटता है ना बढ़ता है। वैसे ही अगर मैं बोल दूं आपको कि यहाँ पर देखो ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है, अभी देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड का मास कितना है और प्रोडक्ट साइड का मास कितना है। ठीक है, इस रिएक्शन को भी क्या करना पड़ेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये कानून है, लॉ है, ये सबको मानना पड़ेगा, ये है ना। अगर इसने नहीं माना तब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको जेल करवाना पड़ेगा या फिर अरेस्ट करना पड़ेगा। पुलिस आकर अरेस्ट करेगा, अरेस्ट करके क्या करेगा? इसको बैलेंस कर देगा, है ना। तो चलिए देखते हैं रिएक्टेंट साइड में कितने मास है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1U या फिर 1 ग्राम। अगर ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हो तो 1 ग्राम, और अगर सिर्फ एटॉमिक मास की बात करते हो तो 1 mu या फिर 1U। तो इसका मास हो गया 1U, लेकिन यहाँ पर कितने एटम्स है? 2 एटम्स है। एक एटम का मास 1U है, तो 2 एटम्स का मास कितना होगा? 2U बस। ओके, 2U। इसके बाद ऑक्सीजन का मास कितना है? ऑक्सीजन का मास है 16U, मतलब एक एटम का 1 एटम का मास है 16U। ओके, 16U। तो यहाँ पर कितने एटम्स है? 2 एटम्स हैं, तो 2 एटम्स का मास कितना होगा? 2 एटम्स का मास होगा 16 × 2 32U। ठीक है, अभी दोनों का मास प्लस कर दो, हाइड्रोजन के 2 एटम्स का मास और इसका, मतलब 2U प्लस 32U मतलब 34U। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड में टोटल मास कितना है? 34U। अगर राइट हैंड साइड में भी 34U नहीं आता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो गया? यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ, तो ये गलत है ना। तो अभी हम देखते हैं प्रोडक्ट साइड में कितना मास है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, मतलब 2U मास होगा, और ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम है, मतलब 16U। तो 2U प्लस 16U कितना आता है? 18U, विच इज़ नॉट इक्वल टू 34U। क्या लेफ्ट हैंड साइड का मास और राइट हैंड साइड का मास इक्वल हुआ? क्या नहीं हुआ। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो इसने क्या किया? इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं किया, कानून को नहीं माना इसने, तो ये क्या हो गया? ये गलत है। ठीक है, इसने कानून तोड़ा है, तो इसको ठीक करने के लिए इसको बैलेंस किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अच्छा अभी रीज़न और एक है, इसे कानून ने तोड़ा। अच्छा, वेरी नाइस, कानून को तोड़ा इसने, तो कानून को तोड़ने से क्या फ़ायदा होगा? इसका क्या नुकसान होगा? देखो, अभी मैंने जो बताया आपको, यहाँ का मास और यहाँ का मास बराबर नहीं है।
अगर ऐसा होता है तो मतलब क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत है? लेकिन भाई साइंटिस्टों ने तो प्रूव करके बताया है ना कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन हर वक्त ट्रू है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि हम में कुछ गलती, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, हमारा एजम्पशन एजम्पशन रॉन्ग नहीं कह सकते हो, मतलब एजम्पशन जो किया हमने वो गलत था पहले से। हम एज्यूम कर रहे थे भाई ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमारा एजम्पशन पहले से गलत है, पहले से गलत था अभी गलत है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं करते हैं तो इधर का मास और इधर का मास बराबर नहीं होगा, और ये बराबर नहीं हुआ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मतलब यहाँ पर लगेगा नहीं। और ये कैसे नहीं लगेगा भाई, ये तो हर एक इक्वेशन के लिए, हर एक रिएक्शन के लिए ये हमेशा ट्रू होता है। तो ये भी एक रिएक्शन है, तो इसमें अगर ट्रू नहीं हुआ तो कैसे होगा, मतलब ये क्या है, ये ज़रूर ना ज़रूर इसमें कुछ गलती है, दाल में कुछ काला है ना। इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मानने मतलब तवज्जो देने के लिए ये कहने से, ठीक है लॉ है ना तो मानना पड़ेगा, ऑबे करने के लिए इक्वेशन को मस्ट भी बैलेंस होना पड़ेगा। और मास बैलेंस होने से क्या होगा, रिएक्टेंट्स का जो मास है और प्रोडक्ट्स का जो मास है वो सेम होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया कि अगर ये इक्वल नहीं होंगे, बैलेंस नहीं होंगे, तो रिएक्टेंट्स का जो मास है जो कि 34U था, और इसका जो प्रोडक्ट्स का जो मास है वो 16U है, दोनों बराबर नहीं होंगे, और ये तो हो नहीं सकता है ना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक एन इक्वेशन बैलेंस्ड, ठीक है, एन इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। अभी देखो बैलेंस, अच्छा मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल बी सेम। अच्छा अभी मुझे बताओ कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट्स का मास सेम कब होगा, कब होगा बताओ। अरे जब नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे तभी तो होगा ना, हर एक एलिमेंट का जब नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में बराबर होंगे तभी तो मास बराबर होगा। अभी देखो अगर मैं इसको, अगर मैं यहाँ पर ये ऐसा दे देता हूँ, 2 दे देता हूँ, ठीक है। अभी 2 क्यों दिया, हमने इसको बैलेंस किया, सिखाऊंगा बैलेंसिंग, देखो अभी के लिए ये देखो। अभी मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, कितने हुए 4 एटम्स हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्ट हैंड साइड में 4 एटम्स हैं, ओके वेरी नाइस। अभी राइट हैंड साइड में कितने हैं, राइट हैंड साइड में कितने हैं, राइट हैंड साइड में देखो 2 और ये 2 मतलब कितने 4, ओके हाइड्रोजन के राइट हैंड साइड में भी 4 है और लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 एटम्स हैं, ओके वेरी नाइस। अभी ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो 2 एटम्स, ठीक है। और राइट हैंड साइड में 2 एटम्स है, कैसे, ये 2 जो है दिस 2 विल बी यूज्ड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ, ठीक है। हाइड्रोजन का एटम भी माना जाएगा इसको और ऑक्सीजन का एटम भी माना जाएगा इस 2 को, ठीक है, दोनों का ही एटम इसको माना जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए, 2 एटम्स हो गए, तो इसमें राइट हैंड साइड में 2 हो गया। अभी देखो दोनों तरफ क्या है, एटम्स बराबर है दोनों एलिमेंट्स का, मतलब क्या बन गया, ये बन गया बैलेंस्ड, ठीक है। अभी क्योंकि बैलेंस्ड बन गया है तो मास निकाल लो। यहाँ पर कितना होगा, हाइड्रोजन के कितने एटम्स है 4, तो 1 एटम का मास 1U, तो 4 एटम्स का होगा 4U, प्लस ऑक्सीजन के 2 मतलब 32U, कितना हो गया 36U रिएक्टेंट साइड का। और यहाँ पर 2 × 2, अच्छा सॉरी 2 × 2 नहीं, हाइड्रोजन का कितना मास होगा 1, 4 एटम्स का होगा 4U, और यहाँ पर कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के 2 मतलब 32, कितना हुआ 36U इक्वल टू 36U, बराबर हो गया ना। लेफ्ट हैंड साइड का जो मास और राइट हैंड साइड का जो मास है वो सेम हो गया, तो मास बिफोर रिएक्शन और मास आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, सेम रहा, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पर ठीक ठाक है। और ठीक कैसे हुआ, जब हमने इसको बैलेंस किया, ठीक है, तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आता है कि बैलेंसिंग क्यों ज़रूरत है, बैलेंसिंग के बिना नहीं कर सकते क्या, बैलेंसिंग के बिना नहीं हो सकता। रीज़न ये है कि ये बैलेंस नहीं होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा, और फॉलो नहीं करेगा तो हो नहीं सकता ऐसा, ठीक है, लॉ है, कानून है, सबको फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा वाला आंसर मतलब आपको लिख के आना है। टू अवॉइड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एन इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड एज मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल बी सेम ओनली इफ number of atoms of element of each element
ऑन आइदर साइड मतलब क्या, बोथ साइड इज सेम। ओके, अच्छा ये तो समझ में आ गया भाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन से ऐसा क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। ठीक है, देखो भाई केमिकल इक्वेशन से हमें बहुत कुछ मिलता है। क्या, द नेम्स एंड द नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मुझे बताओ, अगर मैं आपको ऐसा एक इक्वेशन लिख के दूँ, देखो मान लेते हैं ऐसा रिएक्शन आपके पास, Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl प्लस H2। तो क्या आपको यहाँ से जिंक का नाम पता नहीं चल रहा क्या? हाँ, पता चल रहा है। क्या आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पता नहीं चल रहा क्या? पता चल रहा है। क्या आपको जिंक क्लोराइड के बारे में पता नहीं चल रहा क्या? पता चल रहा है। मतलब इनके नाम के बारे में आपको पता चल रही क्या आपको इनके नाम नाम के बारे में पता नहीं चल रहा क्या? चल रहा है। तो रिएक्टेंट साइड का नाम और प्रोडक्ट साइड के नाम भी आपको पता चल रहा है। किससे? बस एक केमिकल इक्वेशन से। मैंने आपको ऐसा भी नहीं लिखा कि जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड, ऐसा मैंने बोला नहीं। बिना बोले ही आपने नाम बोल दिया, ये जिंक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये जिंक क्लोराइड है और ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो एक केमिकल इक्वेशन से हम रिएक्टेंट साइड का नाम, ठीक है, रिएक्टेंट्स का नाम और प्रोडक्ट्स का नाम आसानी से बता सकते हैं। सो व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम केमिकल इक्वेशन? द नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये एमोनिया गैस है, एमोनिया। ठीक है, ये बैलेंस्ड है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने 3 2 लगाया, मतलब बैलेंस्ड है, बैलेंस किया है हमने इसको, पहला अनबैलेंस्ड है। ठीक है, और क्या क्या जानते हैं हम? सिम्बल्स एंड फार्मूला। देखो इस इक्वेशन से हमें नाइट्रोजन गैस का सिंबल, नाइट्रोजन गैस का फार्मूला पता चल रहा है, हाइड्रोजन गैस का फार्मूला पता चल रहा है, और एमोनिया गैस का भी फार्मूला पता चल रहा है। मतलब रिएक्टेंट्स का भी फार्मूला पता चल रहा है और प्रोडक्ट्स का भी फार्मूला के बारे में पता, हमें आइडिया मिल रहा है, मतलब पता चल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है इन्फॉर्मेशन? द सिम्बल्स एंड फॉर्मूली होगा, फॉर्मूली ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का सिंबल और फॉर्मूला हमें मिल रहा है। ओके, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स एंड मास। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स एंड मास मतलब क्या? हमें इस वाले सब्सटेंस जो कि नाइट्रोजन गैस है, कंपाउंड है ये, सॉरी कंपाउंड नहीं, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं बोलूँगा, कंपाउंड तो ये है, ये एक एलिमेंट्री मॉलिक्यूल है। आपने क्लास 9 में पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में। तो ये एक एलिमेंट्री मॉलिक्यूल है, तो इसका हमें मास पता चल जाएगा। कैसे? हमने पढ़ा था, सीखा था, नाइट्रोजन का मास होता है 14, कितने एटम्स है? 2, तो 14 × 2 28 U इसका मास है। ठीक है, और इसके कितने मोल्स हैं? मोल्स मतलब ये वाला जो कोएफिशिएंट दिख रहा है आपको, ये मोल्स है। ठीक है, तो ये 1 है यहाँ पर। लेकिन रिलेटिव क्यों बोला भाई? रिलेटिव क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये किसी के रेस्पेक्ट पर बोला गया है, रिलेटिव है ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है ये, हमेशा याद रखो। दिस इज़ नॉट एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स। ये जो 3 दिख रहा है ये एग्जैक्ट नहीं है, जो 2 दिख रहा है ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं अभी एक एमोनिया इंडस्ट्री में गया, मतलब जहाँ पर एमोनिया गैस को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, और वहाँ पर मैंने देखा कि 10,000 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाया जाता है 20,000 हाइड्रोजन गैस के साथ, 2000 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ, ताकि हमें 1,00,000, ठीक है, 1,00,000 NH3 एमोनिया गैस मिले। ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम में लिख दूँ कि ऐसा हुआ 10,000 मोल्स, मतलब 10,000 N2 प्लस 20,000 H2 गिव्स 1,00,000 NH3, तो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा हम कभी लिख नहीं सकते इसको। ठीक है, ठीक है, ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज ऐसा हम इक्वेशन में, ऐसा इक्वेशन कभी बनता ही नहीं है, ऐसा कि ये 1,000 10,000 से बनता नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट हमें नहीं पता। अभी ऐसा हो सकता है कि 10,000.5 भी हो सकता है। ठीक है, तो एमोनिया इंडस्ट्री में जाकर मुझे दिखा कि भाई इतने मोल्स हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इतने मोल्स ही होते हैं ये प्रूफ नहीं हुआ है।
ठीक है, ऐसा प्रूफ नहीं हुआ कि एग्जैक्टली ऐसा मोल ही हमें ऐसा मोल ही हाइड्रोजन का इतने मोल नाइट्रोजन के इतने मोल के साथ रिएक्ट करता है और इतना मोल एमोनिया निकलता है, प्रोड्यूस होता है, ऐसा प्रूफ नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, हम चाहकर भी इसको लिख नहीं सकते। ठीक है, अगर हमें पता भी हो कि 10,000 इतना मोल से रिएक्ट करता है इसके साथ, नहीं, हम ऐसा नहीं लिख सकते बिकॉज ये प्रूवन नहीं है। ठीक है, हमारा जो एजम्पशन है, हमारा जो थ्योरी है, ये गलत प्रूफ हो जाएगा विथ इन डेज। ठीक है, या फिर विथ इन आवर्स। ठीक है, विथ इन सेकेंड्स भी हो सकता है। अच्छा, इसलिए हमें रिलेटिव माना जाता है, इसको एग्जैक्ट नहीं होता। एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स और मास, रिलेटिव मास क्यों? क्योंकि रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स है ना। अच्छा देखो, यहाँ पर मुझे बताओ हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? ठीक है, अच्छा मोल्स कितने हैं मुझे बताओ? 3 मोल्स है। क्या 3 मोल जो है ये एग्जैक्ट है क्या? नहीं है। तो जब आप मास निकालोगे तो कितने एटम्स का मास निकालोगे? 6 एटम्स का मास निकालोगे। जैसे यहाँ पर 3 × 2, ठीक है, 3 × 2 होता है। ठीक है, 3 + 2 नहीं, 3 × 2 होता है। ठीक है, याद रखो। यहाँ पर भी ये 2 × 2 होता है। ठीक है, इसलिए 4 आया। देखो यहाँ पर ये 3 × 2 मतलब 6 एटम्स का मास कितना होगा? एक एटम का 1U तो 6U। क्या ये एग्जैक्ट मास होगा? नहीं। क्यों? बिकॉज ये जो 3 है ये एग्जैक्टली 3 नहीं है। इसको रिलेटिव किसके रेस्पेक्ट पर इसको लिखा गया है, किसी की चीज़ किसी एक रिलेटिव में इसको लिखा गया है। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते। तो मास भी कैसा निकलेगा? रिलेटिव निकलेगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई इसको 3 के साथ किया है और 3 तो भाई रिलेटिव है। मोल्स जो है ना रिलेटिव है। ये जो नंबर 3 है ये एग्जैक्ट 3 नहीं है, बस इसको रिलेटिव माना गया है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर थिंग। ओके, इसलिए हमें मास भी रिलेटिव मास ही मिलेगा, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, अब यह क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या इन्फॉर्मेशन है जो हमें नहीं देखने को मिलता है, एक केमिकल इक्वेशन से नहीं मिलता है? डिसएडवांटेज क्या है, मतलब इसका ऐसा कह सकते हो, ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। पहला, मुझे बताओ, ये इक्वेशन देखो, मुझे बता सकते हो कि कितने जल्दी ये इक्वेशन रिएक्शन ख़त्म हो रहा है या फिर कितना लेट ख़त्म हो रहा है? बोलो तो, कोई आइडिया है कि कितना जल्दी ये रिएक्शन ख़त्म हो गया या फिर कितना लेट हो रहा है, इसका कितना टाइम लेता है ये इक्वेशन? इसका इस रिएक्शन का स्पीड बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलता इस इक्वेशन से। ठीक है, वी डोंट गेट द स्पीड ऑफ ए रिएक्शन फ्रॉम एनी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एक रिएक्शन कितना तेज़ हो रहा है या फिर कितना धीमा हो रहा है, ठीक है, धीमे हो रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलता है। किससे? एक केमिकल इक्वेशन से, वो बैलेंस्ड ही हो या फिर अनबैलेंस्ड ही हो। ठीक है, और एक क्या है? एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मोल्स एंड मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन। क्या बोला मैंने? एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स और मास हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि अभी तक ये प्रूवन नहीं हुआ है कि एग्जैक्टली इतने मोल्स ही लगते हैं, रिएक्ट होते हैं हाइड्रोजन के या फिर किसी भी एलिमेंट का या फिर कंपाउंड का। ठीक है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलता है, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मोल्स एंड मास। एग्जैक्ट मास भी नहीं मिलता, एग्जैक्ट मोल भी नहीं मिलता, रिलेटिव मिलता है हमें, रिलेटिव। ठीक है, अच्छा, अभी देखो, कुछ कुछ रिएक्शंस के होने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होता है। ठीक है, जो केमिकल इक्वेशन में नहीं होता। जैसे कि एक केमिकल इक्वेशन जिसमें मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। लेकिन ये मैग्नीशियम ऑक्साइड तब बनेगा, ठीक है, पाउडर। ठीक है, पाउडर तब बनेगा जब हम इसमें हीट देंगे, डेल्टा, ट्राइंगल को डेल्टा डेल्टा बोलते हैं, मतलब हीट होता है इसका मतलब, हीट देंगे तब जाके हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा जो कि पाउडरी फॉर्म में होगा। ठीक है, वरना अगर इसके बिना लिखूँ तो, इसके बिना लिखूँगा तो ये मीन करेगा पाउडर को नहीं बल्कि एक कोटिंग को, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक कोटिंग। बस एक ट्राइंगल की वजह से ये कोटिंग बन जाता है और ट्राइंगल देने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर मीन करता है, ऐसे पाउडर। ठीक है, मतलब जब हम जब हम फ्लेम नहीं, जब हम हीट नहीं देंगे इस रिएक्शन में, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा वो पाउडरी फॉर्म में हमें नहीं मिलेगा। कैसे फॉर्म में मिलेगा? वो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक कोटिंग बना लेगा। ठीक है, कोटिंग बना लेगा। ओके, और जब हम इसमें हीट देंगे इस रिएक्शन में, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें पाउडर फॉर्म में मिलेगा। ठीक है,
वाइट पाउडर, सिल्वरी पाउडर लाइक दैट। ओके, तो क्या हमें किसी भी इक्वेशन से रिएक्शन के कंडीशंस अप्लाइड, मतलब हैवर्ट्स प्रोसेस कहते हैं इसको, क्या इसे मिलता है क्या? हैवर्ट्स प्रोसेस किसको कहते हैं? इस वाले इक्वेशन को कहते हैं, बताता हूँ। मतलब एक इक्वेशन में सनलाइट यूज़ हो रहा है, या फिर हीट दे रहे हैं हम, या फिर कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, या फिर कितना टेम्परेचर चाहिए होता है उसके लिए, उस रिएक्शन को होने के लिए, या फिर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए होता है, वो इक्वेशन में गिवन हमें नहीं मिलता है। ठीक है, वैसा इन्फॉर्मेशन क्या करता है? इक्वेशन नहीं दे पाता है। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन इक्वेशन कभी नहीं दे पाता, हमें खुद से लिखना पड़ता है। ठीक है, खुद से हमें लिखना पड़ता है, एग्जैक्ट हमें नहीं मिलता है। सपोज मैंने बोला कि भाई हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट करते हैं तो हमें हाइड्रोजन वाटर मिलता है, लेकिन कितना टाइम लगता है वाटर मिलने में, हमें नहीं पता। एग्जैक्ट कितने मोल्स और एग्जैक्ट मास कितना है हाइड्रोजन का, वाटर का, हमें नहीं पता, कंपाउंड का नहीं पता। और क्या हमें कुछ फ्लेम या फिर कुछ इलेक्ट्रिसिटी या फिर कुछ यूज़ करवाना पड़ता है क्या? कुछ टेम्परेचर, सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर यूज़ करना पड़ता है क्या वाटर पाने के लिए? नहीं लिखा होता है। केमिकल इक्वेशन में ऐसा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होता है, हमें खुद से इसको लिखना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको मान लेते हैं, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स एमोनिया। इसके लिए एक सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर ज़रूरत होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हैवर्ट्स प्रोसेस। ठीक है, सर्टेन टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ता है और प्रेशर की पड़ता है। मतलब यहाँ पर कुछ सपोज मान लेते हैं कुछ एक्स डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट और वाई ATM, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ज़रूरत पड़ता है इस इक्वेशन को फुलफिल होने के लिए। एमोनिया गैस का फॉर्मेशन होने के लिए कुछ टेम्परेचर और कुछ सर्टेन, मतलब ऐसा प्रेशर में ही ये फॉर्म होगा, इसके अलावा फॉर्म नहीं होगा, ऐसा कंडीशन होता है। ठीक है, और क्या स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, मुझे बताओ, इसको देख के आपको पता चल रहा है? अच्छा, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसमें मैंने खुद लिखा है, इसको हटाओ। अच्छा, मुझे बताओ क्या आपको नाइट्रोजन N2 जो है, ये आपको पता चल रहा है कि किस फॉर्म में है? क्या ये गैस है, सॉलिड है, या फिर लिक्विड है? फॉर्म पता चल रहा है आपको? नहीं पता चलेगा, क्योंकि केमिकल इक्वेशन ऐसा इन्फॉर्मेशन कभी देता ही नहीं है। ये जो हमने लिखा है कि ब्रैकेट में G, ये हमने खुद से लिखा है, इक्वेशन कभी नहीं देता ये। इक्वेशन खुद कभी ऐसा नहीं देता, हम इसको खुद से ऐसे लिखते हैं ताकि इक्वेशन को हम मोर इफेक्टिव बना सकें। इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। तो ऐसा कभी लिखा नहीं जाता है केमिकल इक्वेशन में, मतलब खुद से केमिकल इक्वेशन ऐसा कभी नहीं देता हमें इन्फॉर्मेशन, हम खुद से इसको लिखते हैं जिससे कि केमिकल इक्वेशन और भी इफेक्टिव बने। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन कभी भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो स्टेट है, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो हमें नहीं बता नहीं पाता वो। ठीक है, यही है ड्रॉबैक्स ऑफ यू कैन से केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कि वो स्पीड ऑफ रिएक्शन नहीं बता पाता, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मोल्स कितने यूज़ हो रहे हैं, या फिर एग्जैक्ट मास क्या है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का, वो नहीं बता नहीं पाता है। रिएक्शन में कंडीशंस क्या अप्लाई हुए हैं, वो नहीं बता पाता, कि कितना टेम्परेचर लगा है, कितना प्रेशर लगा है, वो नहीं बता पाता। और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का स्टेट नहीं बता पाता कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ठीक है, अच्छा, तो हाउ टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इफेक्टिव? एक केमिकल इक्वेशन को मोर इफेक्टिव कैसे बने, मोर यू कैन से कि कितना अच्छा और अच्छा कैसे बना सके, क्योंकि ये तो इन्फॉर्मेशन हमें देता नहीं है, ये इन्फॉर्मेशंस हमें नहीं देता, तो इसको हम कैसे इम्प्रूव करें, मतलब ऐसा क्या करें जिससे कि केमिकल इक्वेशन और भी अच्छा बने, और भी सुंदर लगे, और भी इफेक्टिव बने, और भी हेल्पफुल हो? तो क्या, प्रोवाइडिंग द स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स यूजिंग द फॉलोइंग सिंबल्स। हम एक काम कर सकते हैं, क्या हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो स्टेट है वो मेंशन कर सकते हैं इक्वेशन में। ठीक है, मेंशन करके दे सकते हैं। अगर सॉलिड हुआ तो हम सिंबल में यूज़ करेंगे S ब्रैकेट में, लिक्विड हुआ तो L, गैस हुआ तो G, और अगर एक्वस सोल्यूशन हुआ तो AQ लिख देंगे, डाइल्यूट हुआ तो DIL, और कंसनट्रेटेड हुआ तो कॉन्क लिख देंगे, CONC। ठीक है, अगर गैस इवॉल्व हो रहा है, मतलब गैस बन रही है, तो ऐसा ऊपर की तरफ एरो देंगे। अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो नीचे की तरफ एरो देंगे। और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ऐसा देंगे। ठीक है, ऐसा सिंबल देंगे। ठीक है, इन सिंबल्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं पता है? केमिकल इक्वेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं, और भी हेल्पफुल बना सकते हैं, मतलब इससे हम और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं, है ना? ओके, प्रोवाइड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन और भी। ठीक है, क्या सीखा फिर? क्या कर सकते हैं इसको? पहला,
कि हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का स्टेट कैसा है वो बता सकते हैं। ठीक है, सॉलिड हुआ तो एस, लिक्विड हुआ तो जी, गैस हुआ तो लिक्विड हुआ तो एल, गैस हुआ तो जी, एक्वा सोल्यूशन हुआ तो एक्यू, और डाइल्यूट एसिड हुआ, डाइल्यूट हुआ तो डाइल, डी आई एल, और कॉन्सेंट्रेटेड हुआ तो कॉन्क। ठीक है, और गैस इवॉल्व्ड हुआ तो ऊपर की तरफ एरो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि H2 इसका ऐसा दिया, मतलब क्या, हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रहा है, बन रहा है, वो बन के वो ऊपर की तरफ जा रहा है, बिकॉज हमें पता है कि गैस का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, इसलिए वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने से ऊपर की तरफ जाता है। और गैसेस का डेंसिटी भी कम होता है, मतलब हल्का होता है वो, इसलिए ऐसा ऊपर जा पाता है। और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, मतलब स्पीड ज़्यादा, उनका पार्टिकल्स ज़्यादा स्पीड से मूव कर पाते हैं, इसलिए ऊपर जाता है। प्रेसिपिटेट फॉर्म होने से नीचे की तरफ एरो, और रिवर्सिबल रिएक्शन होने से मतलब ऐसा एरो। ठीक है, ओके। फिर दूसरा हो सकता है बाय एडिंग द रिएक्शन कंडीशंस ओवर एंड बिलो द एरो। मतलब रिएक्शन में कंडीशंस क्या क्या अप्लाई हुए हैं, मतलब कितना प्रेशर दिया गया है, कितना टेम्परेचर में करवाया गया है रिएक्शन, क्या कैटलिस्ट यूज़ हुआ है। ठीक है, वो हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले एरो को हटा दो, ये वाला एरो जो है इसको हटाओ, ये ज़रूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए दिया है। ठीक है, ऐसा होगा कैटलिस्ट। ठीक है, देखो, तो सपोज मान लेते हैं कोई एक रिएक्शन हुआ जिसमें ए और बी सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं, तो इनको रिएक्ट होने के लिए 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लग रहा है और 600 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, और कैटलिस्ट भी यूज़ हो रहा है, सपोज पैलेडियम पीडी। ठीक है, एक कैटलिस्ट है, मतलब क्या, ये रिएक्शन की स्पीड को या तो डिक्रीज कर सकता है या फिर इंक्रीज कर सकता है। कैटलिस्ट मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में, है ना। तो तब जाके हमें सी और डी मिलेगा। ओके, मतलब नया सब्सटेंस फॉर्म होता हुआ दिखेगा। अगर ये सब नहीं होते हैं तो हमें नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर ये सब कंडीशंस नहीं लिखा है तो कैटलिस्ट की जगह पर आप डायरेक्ट ब्रैकेट में पीडी लिख सकते हो, कैटलिस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने कैटलिस्ट लिखा है। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो ए प्लस बी, एरो के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस, नीचे 600 ATM, और ब्रैकेट में पीडी। ठीक है, ओके, तब जाके हमें सी प्लस डी मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है इक्वेशन को अच्छा बनाने का, हम रिएक्शन से कंडीशंस को एरो के ऊपर नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर में करवाया गया इक्वेशन को, सॉरी रिएक्शन को, और कितना प्रेशर दिया गया है इस रिएक्शन में। ठीक है, और क्या कैटलिस्ट यूज़ हुआ है, अगर कैटलिस्ट यूज़ हुआ तो ऐसे लिखेंगे। और दूसरा हो गया, तीसरा क्या, बाय एडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। ये क्या है भाई, मतलब इक्वेशन में, सॉरी रिएक्शन में हीट निकली है या फिर हीट एब्जॉर्ब हुई है, उसको भी हम लिख सकते हैं। कैसे, देखो, अगर सपोज ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो सपोज मान लेते हैं सी और डी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, और साथ साथ 300 जूल, जूल मतलब क्या, हीट का यूनिट होता है, हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट होता है जूल्स। ठीक है, तो सपोज 300 जूल्स प्रोड्यूस हुआ, मतलब क्या, हीट निकली है, हीट इज़ रिलीज्ड। ठीक है, हीट इज़ रिलीज्ड। और अगर ऐसा हो कि यहाँ पर हमने हीट दिया डेल्टा, अगर यहाँ पर हमने दिया सपोज 10 जूल नहीं 100 जूल दिया, या फिर डेल्टा यूज़ किया, मतलब क्या, हमने हीट को यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुई है, क्यों, बिकॉज हमने हीट दिया है, और हीट देने के बाद क्या करेगा, सब्सटेंस इसको एब्जॉर्ब करेगा, अपने अपने अंदर समा लेगा, तभी तो रिएक्शन हो पाएगा, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर ऐसा हुआ। अभी इसको कुछ कुछ जगह पर डेल्टा एच भी लिखते हैं। ठीक है, डेल्टा एच इक्वल टू 300 जूल्स भी लिखते हैं इसकी जगह पर। ठीक है, और एक बात, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, ये ज़रूरत नहीं है अभी, बस नॉलेज के लिए रख सकते हो अपने दिमाग में। अगर डेल्टा एच नेगेटिव वैल्यू देता है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू देने से मतलब क्या, कि हीट रिलीज़ हुई है। ठीक है, अगर डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव में आता है, ठीक है, सपोज नेगेटिव 150 जूल्स डेल्टा एच का वैल्यू आया, मतलब हीट रिलीज़ हो रही है, मतलब ये रिएक्शन से हीट निकल रहा है। ओके, और अगर ऐसा हो कि डेल्टा एच का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में है, मतलब कि
हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। सपोज 150 पॉजिटिव में है जूल्स, मतलब हीट एब्जॉर्ब हुआ, इतना एनर्जी हीट एब्जॉर्ब हो गया है, ठीक है, रिएक्शन में। तो ऐसे तरीके के हो सकते हैं। ओके ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और ज़रूरी क्यों होता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, ठीक है। और एक केमिकल इक्वेशन हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, और एक केमिकल इक्वेशन हम कैसे बेहतर बना सकते हैं उसको, उसके भी हमने 3 पॉइंट्स सीख लिया है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ पर एंड होता है।